कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस रेशे या बहुलक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर, सही आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपके पास फिलहाल ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे जो है आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस रेशे या बहुलक का उपयोग किया जाता है। नायलॉन 66, टेरेलिन, केवलर, लेक्सन। सेट नंबर 2 आने में टाइम लग गया, बट ऐसा होगा नहीं कि हर 2 सेट के बीच में इतना ही टाइम लगे। नेक्स्ट टाइम से जो अगला सेट होगा वो जल्दी ही आएगा, बट 1 दिन का गैप जो है कम से कम जरूर होगा। 4 दिन 5 दिन का गैप नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में और करते हैं प्रश्नों को। मधुमेह यानी कि डायबिटीज का कारण है। डायबिटीज का कारण है इंसुलिन का कम उत्पादन, लोअर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन है ये करता क्या है, देखिए हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, देखो ग्लूकोज तो हमें चाहिए क्योंकि ग्लूकोज ही टूटेगा रेस्पिरेशन में, तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एटीपी ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसका इस्तेमाल करके कोशिकाएं काम करती हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है जिसका यूज फिलहाल नहीं होता, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, और ये कन्वर्जन का काम ही इंसुलिन हार्मोन करता है। तो इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। सोचो अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ब्लड में क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो इसी को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। आम भाषा में बोलते हैं कि चीनी बढ़ गया है, चीनी बढ़ गया है, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है, जो खून में चीनी होता है वही है, ब्लड शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो इंसुलिन है ये इंसुलिन बनाती है बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स कहाँ मिलती है, ये बीटा सेल्स मिलती है पैनक्रियाज में। चिकनी सतह जैसे दर्पण, दर्पण की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, तो चिकनी सतह से परावर्तन डैश परावर्तन कहलाता है। चिकनी सतह से परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये चिकनी सतह है और यह है खुरदरी सतह। तो अगर यहाँ से परावर्तन है इस वाली सतह से तो हम बोलेंगे नियमित परावर्तन, अगर इस वाली सतह से है तो अनियमित परावर्तन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये एक ही बात है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि चिकनी सतह से पूछा था। पौधों में ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है। पौधों में ऊर्जा का उत्पादन इन विकल्पों में क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही ग्लूकोज का निर्माण होता है, फोटोसिंथेसिस में ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज ही टूटेगा रेस्पिरेशन में तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा यानी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो ग्लूकोज है वो क्या है, ऊर्जा ही है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा मिलती है कोशिकाओं को। तो पौधों में ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिस किसका वैज्ञानिक नाम है, यह है टिक का। टिक को हिंदी में बोलते हैं सागौन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बनियान यानी कि बरगद, फिकस बेंगालेंसिस वैज्ञानिक नाम है, ये सारे वैज्ञानिक नाम है। पीपल का फिकस रिलीजियोसा, गुलमोहर का डिलोनिक्स रेजिया, टेमरिंड का टेमरिंडस इंडिका, चीकू या सपोटा को बोलते हैं मनिकारा जपोटा, मटर का पाइसम सेटाइवम, छुई मुई पादप का मिमोसा पोडिका और सागौन का टेक्टोना ग्रैंडिस। तो ये लिस्ट जो है अभी और लंबा होगा। हर सेट के अंदर एक वैज्ञानिक नाम आपको दिया जाएगा और इस लिस्ट में जो है ऐड होता चला जाएगा, और ये सारे मैं वापस से हर वीडियो में रिवाइज करवाऊंगा। इससे क्या होगा, आप जल्दी से इन सारे नाम को याद कर पाएंगे। निम्न में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें ऊष्मा दी जाती है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी वहां से रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन। तो ये आंसर नहीं है। दहन कंबशन याद रखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन, तो ये भी दहन ही है, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर हमारा आंसर पसीने का आना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसे सोचना होगा कि हम बोलते हैं ना कि जब पसीना का वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ये चीज़ तो हम लोग फील भी करते हैं, जब पसीने का वाष्पीकरण होता है तो ठंडक महसूस होती है। अब ये ठंडक महसूस कैसे होती है ये देखते हैं। जो स्वेट है वो लिक्विड है, जो स्वेट है वो लिक्विड है, और ये लिक्विड क्या है कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे वाष्पीकरण। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट देंगे तभी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। यानी जो स्वेट है, पसीना है, वो लिक्विड है, वो वाष्पीकृत होगा यानी कि गैस में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वाष्पीकरण। इसके लिए हीट चाहिए, तो हीट देखो यहाँ दी जाती है। जो हीट है ये दी जाती है हमारे बॉडी के द्वारा।
बॉडी के द्वारा ये हीट दी गई, क्योंकि हीट दी गई तो ये है उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार से हमारा आंसर सी हो जाएगा। और हमें ठंडक महसूस इसलिए होती है क्योंकि बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है, बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है, तो इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? अब देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बोल रखा है। पृथ्वी किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उसी को हम लोग भार भी बोलते हैं। तो आपसे गुरुत्वाकर्षण बल बोल दे या फिर भार बोल दे यानी कि वेट बोल दे, या फिर आपसे बोल दे गुरुत्वीय त्वरण, या फिर बोल दे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी हम जिसे बोलते हैं। इन तीनों में से कोई भी आपसे पूछ दे तो क्या होगा? मैक्सिमम जो है वैल्यू आपको मिलेगा पोल पर और मिनिमम इक्वेटर पर। याद रखिएगा, पोल पर मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम। उस उत्प्रेरक का नाम बताइए जिसका उपयोग दूध को दही में बदलने के लिए किया जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए किया जाता है, आंसर हमारा लैक्टेज हो जाएगा। लैक्टेज, लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज हमारे छोटी आंत में भी पाया जाता है, जो मिल्क शुगर को यानी कि जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। जो लैक्टेज है ये लैक्टोज को यानी कि जो मिल्क शुगर है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाए तो अगर वो दूध पीता है तो उसमें जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। हमसे पूछा है दूध से दही बदलने में, तो ये कैसे होता है? देखो, ये लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये जो ग्लूकोज है इसका फर्मेंटेशन करवाया जाएगा यानी कि किण्वन करवाया जाएगा। इसका करवाया जाएगा किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, किसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, माइक्रोब का इस्तेमाल करके। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। लैक्टिक एसिड के निर्माण से ये जो दूध है इसका पीएच कम हो जाता है। और दूध में ही जानते हो आपकी कैसीन प्रोटीन होता है, दूध में ही कैसीन प्रोटीन होता है। तो इस कैसीन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, संरचना में कुछ बदलाव आते हैं और ये मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक मोटे तौर पर प्रोसेस होता है कि सबसे पहले लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, पीएच कम होता है, कैसीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही बोलते हैं, वो भी यही काम करते हैं। लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं, फिर पीएच डाउन जाता है, कैसीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन के बारे में आप जानते हो, अमाशय का ये एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स में। उसके बाद देखो इन्वर्टेज, इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। इन्वर्टेज ये सुक्रोज को तोड़ता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। सुक्रोज को तोड़ता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का जो सूत्र है वो सेम ही है, C6H12O6, ठीक है। और सुक्रोज का होता है C12H22O11। ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो डायस्टेज, डायस्टेज स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। डायस्टेज के बारे में कहा जाता है कि ये पहला डिस्कवर्ड एंजाइम है। तो अगर मान लो कभी पूछ दे आपसे कि पहला डिस्कवर्ड एंजाइम कौन है और विकल्प में दिख जाए डायस्टेज, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल हमारा इस सवाल का आंसर सी है। ब्रश के शूक के निर्माण में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? ब्रश के शूक के निर्माण में यानी कि इसके बारे में बात की जा रही है। इसके बनाने में किस बहुलक का इस्तेमाल होता है? नायलॉन 66 का इस्तेमाल होता है। इन सब के बारे में भी आप ध्यान में रखो। यहाँ हम लोग देखते हैं ये पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स के नाम हैं, ये पॉलीमर्स के टाइप्स हैं। सबसे पहले देखो केवलर है। केवलर जो है ये पॉली एमाइड है। एमाइड बोलने का मतलब, पॉली एमाइड बोलने का मतलब इनमें एमाइड लिंकेज होते हैं। अब ये एमाइड लिंकेज क्या है, पॉलिस्टर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पॉलीमर वाले चैप्टर में, तो आपको वहाँ पर जाकर के देखना पड़ेगा डिटेल में। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ पर केमिस्ट्री वीडियोज नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहीं पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा पॉलीमर। तो इस केवलर का इस्तेमाल होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ऐसे ही नोमेक्स है, नोमेक्स भी पॉली एमाइड है। ये फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज है इनके पास, नोमेक्स के पास। मतलब जो फायर फाइटर्स होते हैं, कहीं पर मान लो भीषण आग लग गई है, उसे बुझाने के लिए जो फायर फाइटर्स आते हैं वो भी कुछ कपड़े पहने होते हैं उस प्रकार के जिनसे वो आग से बच पाए। तो उन कपड़ों के बनाने में नोमेक्स पॉलीमर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लेक्सन। लेक्सन ये पॉलीकार्बोनेट है, यानी इनमें बहुत सारे कार्बोनेट ग्रुप्स होते हैं। इनका इस्तेमाल होता है बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ बनाने में, जो सीडीज होती हैं, डीवीडीज होती हैं, उन सबको बनाने में, सेफ्टी या फिर बोल दो क्रैश हेलमेट्स बनाने में। नायलॉन 6 ये पॉली एमाइड है। टायर कॉर्ड्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नायलॉन 66 ये भी पॉली एमाइड है।
ब्रिशल्स ऑफ ब्रशेज, जो भी आपने देखा ब्रश के शुक के निर्माण में, कपड़े बनाने में, कारपेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। टेरेलिन या फिर डैक्रोन बोल दो, ये पॉलिस्टर है, इनमें बहुत सारे एस्टर ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए पॉलिस्टर है। ये क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इन पर क्रीज नहीं आते हैं। हम बोलते हैं ना कि कपड़ों पर क्रीज आ गया तो फिर हम उसको आयरन करवाते हैं, तो ये जो टेरेलिन होता है ना, इस पे क्रीज नहीं आते हैं, क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं। तो क्या किया जाता है कि जैसे कि कॉटन का कपड़ा है, इस पे क्रीज बहुत आते हैं, तो कॉटन के साथ इस टेरेलिन को, इस पॉलिस्टर को मिक्स कर दिया जाता है ताकि क्रीज ना आए। ऐसे ही जो वूल फाइबर्स होते हैं उनके साथ भी इसे मिक्स कर दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। निम्न में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पूछा है। वेक्टर क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यानी कि परिमाण हो, और दिशा हो, डायरेक्शन हो। जिसके पास दिशा, जिस राशि के पास दिशा भी है, परिमाण भी है, उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। जिसके पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर सही कर देना, वेग को काट करके विस्थापन लिख लेना, विस्थापन। जो डिस्प्लेसमेंट है यह है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन जो डिस्टेंस है, जो दूरी होती है, यह है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। मोमेंटम, मोमेंटम जिसे हम लोग कैपिटल पी से दिखाते हैं, P इज इक्वल टू द्रव्यमान और गुने में वेग, तो मोमेंटम भी एक सदिश राशि है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, नहीं ए है। बल आघूर्ण, टॉर्क जिसे हम लोग टाउ से दिखाते हैं, ये होता है बल यानी कि फोर्स और इनटू में डिस्टेंस। तो ये जो टाउ है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्पीड, स्पीड हमारा आंसर हो जाएगा, ये अदिश राशि है, ये स्पीड है। जबकि जो वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है ये सदिश राशि होता है। ऑटोमोबाइल के निकास से जहरीला प्रदूषक होता है। ऑटोमोबाइल के निकास में जहरीला प्रदूषक होता है, यानी जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होता है उनमें पॉइजनस पॉल्यूटेंट कौन होता है ये बताना है। तो ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है उनमें देखो ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी ये सारे पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषक है जो वायु प्रदूषण करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन है, लेड है। मान लो कभी सवाल ये पूछ दे कि ऑटोमोबाइल के निकास में धातु युक्त जहरीला प्रदूषक कौन सा है, यानी कि मेटल पॉल्यूटेंट कौन सा है, तो आंसर आपका लेड हो जाएगा, मेटल पॉल्यूटेंट है ये। इनमें सबसे जो खतरनाक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस किस संघ का सदस्य है? ऑक्टोपस ये है मोलस्का का सदस्य, ये हमारा आंसर। जो फाइलम मोलस्का है उसके बारे में कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो इनमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। ऑक्टोपस जिसे हम लोग डेविल फिश भी बोलते हैं, बेताल मछली, पाइला है यानी कि स्नेल, घोंगा, यूनियो है, सीप, काइटन है, सीपिया है, कटल फिश जिसे बोलते हैं, जायंट स्क्विड, ये सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी जंतु है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु कौन है? वो है जायंट स्क्विड। तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, मेंबर्स हैं फाइलम मोलस्का के। और भी हो सकते हैं बट ये सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। कुछ खासियत देख लो क्या है। जो मोलस्का के मेंबर्स होते हैं यानी कि ये सारे जो हैं ये होते हैं सिलोमेट, यानी इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है मोलस्का फाइलम के मेंबर्स में। बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, यानी कि ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जनन स्तर इनमें होते हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। तो ये सारी बातें जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। पूरे एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, वो है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम है। दूसरे नंबर पर है फाइलम मोलस्का, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ऑक्टोपस के ब्लड का जो कलर है, ऑक्टोपस के ब्लड का जो कलर है वो ब्लू होता है, क्योंकि इनमें पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, जिनमें कि कॉपर मेटल होता है। जैसे हम लोगों का जो ब्लड है वो रेड है, रेड इसलिए है क्योंकि इनमें है हीमोग्लोबिन, हम लोग के ब्लड में है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और इसमें है आयरन मेटल, आयरन धातु। ऐसे ही ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू है, इसमें हीमोसाइनिन और मेटल है कॉपर। किस तापमान पर शुद्ध जल जम जाता है? शुद्ध जल जम जाता है, देखो जल जम जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, यह फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। तो हमें सेल्सियस में नहीं बताना है, हमें फ़ारेनहाइट में बताना है। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ये रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इस रिलेशन में क्या करोगे आप, इस डिग्री सेल्सियस के बाद 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो बचेगा 32 डिग्री। तो 32 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है।
किस टेम्परेचर पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो मान है वो बराबर होता है, तो आंसर आपका 40 डिग्री हो जाएगा। देखो मैंने ये गूगल में सर्च मारा कि भाई फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो मुझे एक टूल मिला, वहाँ पर मैंने -40 डाला फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस में भी देखो -40 आया। और आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले पर पुट करके भी देख सकते हो, आंसर में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। क्रोमाइट एक अयस्क या खनिज है किसका? क्रोमाइट ये अयस्क या खनिज है क्रोमियम का, तो सी हमारा आंसर। जिंक ब्लेंड जिसे स्फेलराइट भी बोलते हैं, फॉर्मूला है ZnS, ये जिंक का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क है यूरेनिनाइट जिसे पिच ब्लेंड भी कहा जाता है, और कार्नोटाइट। क्रोमियम का क्रोमाइट, सी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़ में गांठें होती है? किस पौधे के जड़ में गांठें होती है? रूट नोड्यूल्स होती है, तो यह दलहनी पादप। दलहनी पादप, दलहनी पादप जैसे कि चना है, सोयाबीन है, सेम है, मटर है, अरहर है, ये सारे दलहनी पादप है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंजियोस्पर्म ग्रुप है पादप जगत के अंदर, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर एक प्लांट फैमिली है जिसे हम लोग फबेसिई बोलते हैं। तो जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये रूट नोड्यूल्स में होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दलहनी पादप में पाए जाते हैं। ये सारे दलहनी पादप हैं। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। एपिफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो तो करते हैं लेकिन सिर्फ रहने के लिए, जैसे कि ऑर्किड। एक्वाटिक प्लांट्स वो होते हैं जो जलीय होते हैं, जैसे कि पिस्टिया है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सारे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके कोई विलय को उसके विलयन से अलग किया जा सकता है? विलय बोले तो सॉल्यूट और विलयन बोले तो सॉल्यूशन। सबसे पहले है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेडिमेंट का डिपॉजिट हो जाना नीचे, सेडिमेंट का डिपॉजिट हो जाना। जैसे ये जो मिक्सचर है वाटर और सैंड का, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें बताना है कि सोल्यूशन से सॉल्यूट को कैसे अलग करेंगे, ये तो सोल्यूशन है ही नहीं। बालू और पानी का जो मिश्रण होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, असमांगी मिश्रण होता है। असमांगी मिश्रण को हम लोग सोल्यूशन नहीं बोलते हैं, समांगी मिश्रण को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। तो वाटर सैंड में क्या होगा, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ दें ऐसे ही, तो सैंड क्या है धीरे धीरे जाकर के नीचे बैठ जाएगा। तो सैंड सेडिमेंट है जो नीचे आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, इसी को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिल्ट्रेशन में भी देखो क्या होगा, जो सॉलिड है उसको हम छान सकते हैं फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके। यहाँ भी क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम नमक पानी को छान करके नमक अलग नहीं कर सकते हैं, चीनी पानी को छान करके हम चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, एक वो पदार्थ होगा जो घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं मतलब सोल्यूशन नहीं है। फिल्टर पेपर से हम उसको छान करके अलग कर सकते हैं। कंडेंसेशन, ये तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। कंडेंसेशन तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एक जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो ये तो आंसर नहीं है। वाष्पीकरण हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे नमक पानी का जो घोल है, ये नमक पानी का देखो सॉल्ट सोल्यूशन है। नमक और पानी का जो घोल है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, तो उसे हम लोग सोल्यूशन बोल सकते हैं, जिसमें नमक जो है वो सॉल्यूट होता है यानी कि विलय होता है, और जो पानी है वो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। तो नमक पानी के घोल को हम हीट करेंगे तो पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, बच जाएगा नमक। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चांद पर उसका भार क्या होगा? चांद पर उसका भार क्या होगा? तो भार बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में गुरुत्व त्वरण, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ पृथ्वी पर भार क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो वस्तु का द्रव्यमान है और पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्व त्वरण का मान है, यही भार हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले 60 किलोग्राम द्रव्यमान है और गुरुत्व त्वरण का मान देखो, वैसे तो आपको याद रखना है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम 10 डालेंगे तो 600 न्यूटन, लेकिन हमारा आंसर 600 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि हमें चांद पर निकालना है। तो चांद पर भी हम लोग यही फार्मूला डालेंगे, चांद पर भार का भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु को आप कहीं भी उठा कर ले जाओ, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जी के मान में परिवर्तन हो जाएगा। जी का मान जो है चांद पर जितना पृथ्वी पर होता है चांद की सतह पर उसका 1/6 हो जाता है, तो यहाँ पर G/6 हो जाएगा। द्रव्यमान अभी भी 60 किलोग्राम, जी का मान यहाँ पर
पृथ्वी की सतह पर हम लोगों ने 10 लिया था, तो यहाँ पर 10/6 हो जाएगा। 6 से 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी का मान चांद के सतह पर हो जाएगा जितना पृथ्वी की सतह पर है उसका 1/6। गैलेना किसका एक खनिज या अयस्क है? गैलेना हम लोग बोलते हैं लेड सल्फाइड को, PbS को, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ZnS होता है, यह है जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड भी होता है HgS, इसे हम लोग बोलते हैं सीनेबार, इसे हम बोलते हैं सीनेबार। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं पूरी दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग, सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में बोल दे तो आंसर आपका होगा MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इंडिया में, बट पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। निम्न में से किसके पास अधिकतम घनत्व है? अधिकतम घनत्व वाटर है, आइस है, इथाइलिन है, एसीटोन है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C+O CH3, ये एसीटोन है। और इथाइलिन क्या होता है? CH2+CH2। हमारा आंसर यहाँ पर जल हो जाएगा। जल का जो डेंसिटी है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में वो 1 होता है, मैक्सिमम है जल का 1, 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अलावा किसी भी टेम्परेचर पर 1 से कम ही आएगा। आइस का 0.9, पानी से थोड़ा कम। एसीटोन का देखो 0.78 और इथाइलिन का 0.001, तो मैक्सिमम है वाटर के पास और मिनिमम है इथाइलिन के पास। ये हमारा आंसर। डैश उपकरण का उपयोग सभी प्रकार के विकिरण जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, इन सब का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर गीगर काउंटर हो जाएगा। गीगर काउंटर का इस्तेमाल जो है अल्फा, बीटा, गामा रेज इन सब को डिटेक्ट करने के लिए और इसको मेजर करने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर से जो यूवी रेज है, जो इंफ्रारेड रेज है, इन सब को डिटेक्ट किया जाता है। कैलोरीमीटर ये मापता है हीट को, एनर्जी को, जो किसी रिएक्शन में रिलीज होती है। मतलब किसी रिएक्शन के दौरान कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसे मापने के लिए कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके पास कोई पदार्थ है, मान लीजिए ए कोई पदार्थ है, आप चाहते हो इसको हम जलाएं और जलाने पर कितनी ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित होती है उसे मापे, तो कैलोरीमीटर में इसको डाल दो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना सैंपल इन कप, यहाँ पर उस पदार्थ को डाल दो, इसको जलाओ। जलने के बाद ये जो थर्मोमीटर है इसके रीडिंग में चेंज आएगा और यहाँ से पता लग जाएगा कि कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है। उसके बाद है पोलारीमीटर क्या करता है? ये देखो यहाँ पर देखो ये जो लाइन आपको दिखलाई गई है ये है अनपोलराइज्ड लाइट, हिंदी में इसे बोलेंगे अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश जो होता है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। देखो जो लाइट है ये आप जानते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट होता है, जो अध्रुवित प्रकाश होता है, उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो उसी को बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि अध्रुवित प्रकाश, जिसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो हर दिशा में दोलन करता है या फिर बोल दो कंपन करता है। यही चीज़ यहाँ पर एरो से दिखलाया गया है कि ये जो ई है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो हर डायरेक्शन में चारों तरफ क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है। अब देखो इसके रास्ते में यानी लाइट के प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है, इसके रास्ते में क्या हुआ, पोलराइजिंग फिल्टर डाल दिया। पोलराइजिंग फिल्टर बोल दो या फिर इसी को पोलरॉइड भी कहा जाता है, पोलराइजिंग फिल्टर या फिर पोलरॉइड भी कहा जाता है। हम क्या करते हैं, इसके रास्ते में डाल देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो केवल एक डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन था उसे ये अपने से होकर के पास होने दिया, बाकी सबको ये एब्जॉर्ब कर लिया, खा गया, मार दिया, जो बोल दो। यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, केवल ये जो वाइब्रेशन है ये बस यही इससे पास हो पाया। हर पोलराइजिंग फिल्टर का अपना एक एक्सिस होता है, केवल उसी एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन होता है उसको ये पास होने देता है। तो इसका देखो एक्सिस ये है, तो केवल इस वाले को ये अपने से होकर पास होने दिया, बाकी सबको ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब सिंगल वाइब्रेशन है इसके पास, अब केवल एक ही वाइब्रेशन है, तो अब इस वाले प्रकाश को हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट।
पोलराइज्ड लाइट यानी कि ध्रुवित प्रकाश, यहाँ से अ हटा दो, ध्रुवित प्रकाश, ये हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश। इसी प्रोसेस को, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। और ये जो घटना है ना, केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव ही दिखा सकती है, केवल और केवल ट्रांसवर्स, केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग ही दिखा सकती है। हम बोलते हैं ना कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्रकाश का ध्रुवण होता है, क्योंकि प्रकाश का पोलराइजेशन होता है, इसीलिए जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। जबकि साउंड वेव जो है, ध्वनि तरंग, वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, क्योंकि वो पोलराइज्ड नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या हुआ, रास्ते में एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया जाता है, सोल्यूशन, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बोल दो, ये डाल दिया जाता है। इससे देखो ये जो पोलराइज्ड डायरेक्शन था ना, ये वापस से रोटेट कर गया कुछ यहाँ पर थीटा एंगल से। तो कितने एंगल से रोटेट किया है, इसी को मापने का काम ये पोलरीमीटर करता है। तो ये है पोलरीमीटर का काम। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक अल्फा कण के लिए गलत कथन है? अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है धन आवेशित हीलियम नाभिक। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम के पास कितने न्यूट्रॉन है, आप बोलेंगे 2 न्यूट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से आप दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, अब इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब जो अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, इन सब में जो आयनीकरण ऊर्जा है ये सबसे ज़्यादा अल्फा के पास है, उससे कम बीटा के पास है, उससे कम गामा के पास है। तो उनके पास उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद देखो जो अल्फा पार्टिकल है ना, उनके पास गतिज ऊर्जा भी होती है। देखो गामा के केस में हम गतिज ऊर्जा नहीं माप सकते हैं, क्योंकि गामा के पास कोई द्रव्यमान नहीं है। गामा जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा रे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट की स्पीड से ये चलती है। तो अगर हम सिर्फ स्पीड की बात करते हैं तो गामा के पास सबसे ज़्यादा है, उससे कम बीटा के पास, उससे कम अल्फा के पास। लेकिन यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर सी भी नहीं होगा, सी को हम यहाँ पर गलत आंसर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम आंसर गलत बोलेंगे बी को। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। कैसे? उनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। देखो पेनेट्रेटिंग पावर जो है वो गामा के पास सबसे अधिक है, उससे कम बीटा, उससे कम, सबसे कम अल्फा के पास है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये साफ साफ गलत है। अगर हम कंपेयर ना करें अल्फा बीटा गामा के काइनेटिक एनर्जी को, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा के पास जो है काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। देखो यहाँ पर अल्फा रे जो है ये पेपर को पार नहीं कर पाया, जबकि बीटा रे पेपर को पार कर गया, यानी कि पेनेट्रेट कर दिया, भेद करके निकल गया। लेकिन गामा रे जो है पेपर को तो पार किया ही, ह्यूमन बॉडी को भी पार करके निकल गया। तो पेनेट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा गामा के पास है, जबकि आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फा के पास है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। निम्न में कौन सा एक ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की गुण नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ये तो सही है। इलेक्ट्रॉन की क्षति ये भी ऑक्सीकरण है, जैसे कि ये सोडियम है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीकरण संख्या में देखो वृद्धि हो गई है, ऑक्सीकरण नंबर जो है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर +1 है। तो ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती है तो भी ऑक्सीडेशन है। तो इलेक्ट्रॉन की क्षति से यही होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ये भी सही हो जाएगा। जैसे देखो सोडियम है, अभी अकेला है तो हम बोलेंगे कि इस पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर यहाँ पर क्लोरीन आकर के जुड़ जाए तो कंपाउंड बनेगा NaCl। अब मैं आपसे बोलूँ कि Na पर कितना चार्ज है, तो यहाँ पर +1 चार्ज है, क्लोरीन पर -1 चार्ज है। तो यहाँ पर देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम के पास, यहाँ पर +1। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व आकर के जुड़ेगा तो भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अवकरण यानी कि रिडक्शन। सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया? सोडा वाटर का आविष्कार किया जोसेफ प्रिस्टले ने। बी हमारा आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर का आविष्कार किया जोसेफ प्रिस्टले ने। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड का ये फॉर्मूला है, एसिडिक सोल्यूशन है। सोडा वाटर ये सोल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो सॉल्वेंट है वो है पानी, और ये एसिडिक होता है सोल्यूशन, यानी कि pH 7 से कम होता है। किसी ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है, इस ग्रह पर g का मान क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर
हम लोग जी का मान कितना बोलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। ये वैल्यू आया कैसे? देखिए, किसी भी ग्रह पर चले जाओ तो उसके सतह पर जी का जो मान है वो निकालने का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। किसी भी ग्रह के सतह पर चले जाओ तो जी का जो मान है वो कैलकुलेट करना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कैपिटल जी, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसके बाद उस ग्रह का द्रव्यमान और बट्टे में उस ग्रह की त्रिज्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कहाँ पे निकालने का? सरफेस पे निकालने का, किसी भी ग्रह के सरफेस पे। तो इसी फॉर्मूला में देखो क्या हुआ कि यहाँ पर डाल दिया गया जी का वैल्यू, जो आपको ध्यान में रखना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यूनिट के साथ। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको याद रखना है 6 गुने में 10⁻24 किलोग्राम, ये आपको याद रखना है, बट यहाँ पर ये पुट किया गया है, ठीक है। ये भी पृथ्वी की त्रिज्या ये कितनी होती है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, 6400 किलोमीटर। सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये 6400 किलोमीटर को चेंज कर दिया गया मीटर में, यहाँ पर पॉइंट में लिया गया है, बट आपको यही ध्यान में रखना है। अब जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये देखो ये निकल करके आएगा। अब हम चाहते हैं जी का मान ऐसे ग्रह पे निकालना, ऐसे ग्रह के सतह पर निकालना जिसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है और जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। क्या करेंगे? वापस से यही फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पर, स्मॉल जी कैपिटल जी, m की जगह डालेंगे m/2। देखो ये जो m है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है, m/2। r की जगह डालेंगे re/2 का स्क्वायर। अब ये कैपिटल जी कैपिटल m, ये 2 का स्क्वायर 4 बनकर ऊपर जाएगा, ये 2 इंटू में re का स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 गुने में GME बटे में RE का स्क्वायर, और यही वैल्यू तो यहाँ पर निकल करके आया है, मतलब इस वैल्यू का डबल हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला।